आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ लिखी थी और हमने जो डिफरेंट पार्टिकल चलते थे टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट की, नॉर्मल और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। तो एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है और जो ये लिफ्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है ए एक्सेलरेशन से। और इस लिफ्ट का जो बॉटम सरफेस है यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। और इस लिफ्ट का जो सरफेस है और इस ब्लॉक का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और हमसे यही पूछा गया है कि फाइंड आउट द नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड लिफ्ट। तो ब्लॉक का जो सरफेस है और लिफ्ट का जो सरफेस है उसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका वैल्यू हमको लिखना है। तो अगर हम इस ब्लॉक के बारे में देखें तो ये ब्लॉक हमारा स्टेशनरी नहीं है, ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड है। और अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड है तो आप न्यूटन सेकंड लॉ को याद करिए। अगर वो ब्लॉक एक्सेलरेटेड है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी, उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। और जो उस नेट फोर्स का वैल्यू होगा वो वैल्यू किसके बराबर होगा? वो वैल्यू इस ऑब्जेक्ट का मास और इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा mg और इस पे अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा कौन? नॉर्मल रिएक्शन n। तो अगर इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है तो हम अगर जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम हमेशा नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखते हैं। इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो नेट फोर्स भी हम अपवर्ड लिखेंगे और वो आएगा n माइनस एम जी और ये बराबर आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों? एम जी प्लस एम ए। ठीक, इसका मतलब जो नॉर्मल है, आप यहाँ से एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो ग्रेटर देन किसके है? mg के। और अगर आप इस बात को समझने की कोशिश भी करें तो जब आप लिफ्ट में बैठते हैं, जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं और जब लिफ्ट आपकी चलना स्टार्ट करती है तब आपके पैरों पे ज़्यादा दबाव फील होता है। आप ऐसा फील करते हैं कि पैर के बीच में और लिफ्ट की सरफेस के बीच में थोड़ा ज़्यादा दबाव लगा। कब? जब शुरुआत में लिफ्ट स्टार्ट होती है। आप नोटिस करिएगा नेक्स्ट टाइम। तो जब आप नॉर्मल खड़े होते हैं, नॉर्मली जब आप धरती पर खड़े होते हैं तब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर होता है। लेकिन जब आप लिफ्ट में होते हैं और लिफ्ट जब चलना स्टार्ट करती है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ज़्यादा दबाव फील होता है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। एक क्वेश्चन ऐसे है बेटा कि एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M और एक ब्लॉक और है जिसका मास है स्मॉल m और ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड है स्मॉल a से। और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब ईच कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा ये आपको बताना है। सॉल्व करिए। देखो मैं बताता हूँ। अगर हम स्मॉल m वाले ब्लॉक की बात करें तो इस पर नीचे लगेगा कौन? mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल n1। अब मुझे बताओ बच्चों, ये n1 किसने लगाया? ये n1 कैपिटल M मास ने लगाया। किसके ऊपर लगाया? स्मॉल m मास के ऊपर लगाया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कैपिटल M की अपर सरफेस ने लगाया। तो बेटा सरफेस तो कैपिटल M की ही थी ना, तो नाम तो कैपिटल M का ही आएगा ना। तो कैपिटल M की अपर सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया और किस पे लगाया? इस अपर ब्लॉक की बॉटम सरफेस पे लगाया। और कौन सी डायरेक्शन में लगाया? अपर डायरेक्शन लगाया। तो जब हम इस पे नेट फोर्स लिखेंगे वो आएगा मेरा कितना? n1 माइनस एम जी और ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो बच्चों n1 का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आ गया? वो आ गया mg प्लस ma।
ठीक। अब अगर इस कैपिटल एम वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें, फॉर दिस कैपिटल एम, तो देखिए कैपिटल एम के लिए इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो कैपिटल एम के लिए जब इक्वेशन लिखोगे बच्चों, तो स्मॉल एम वाला कैपिटल एम दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 कैपिटल एम ने लगाया स्मॉल एम के ऊपर और स्मॉल एम लगाएगा कैपिटल एम के ऊपर, तो स्मॉल एम ने इस कैपिटल एम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया कितना बच्चों, N1। इस कैपिटल एम पर जो लिफ्ट का सरफेस है वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। मैंने माना उस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है N2, तो ये लिफ्ट का सरफेस ने ब्लॉक के बॉटम सरफेस पे N2 लगाया अपवर्ड और नीचे लगा इस पे कौन, mg, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है a। तो जब इस पे नेट फोर्स हम लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा बच्चों N2 माइनस स्मॉल mg माइनस N1। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इन वर्टिकल डायरेक्शन। और हम जानते हैं इस वर्टिकल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कैपिटल एम है, इसलिए कैपिटल एम जी एंड कैपिटल एम ए। N1 की वैल्यू आपको पता है, उसको इसमें पुट कर दीजिए, तो N2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी प्लस ए। लिख लो आप लोग। उसी तरह से मैं आपसे इस पे 3 ब्लॉक रख के भी पूछ सकता हूं, तो आप लोग घर पे कैलकुलेट करिएगा, अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर 2-4 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा कि इसके अंदर 3 ब्लॉक रखे हैं, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। और कैलकुलेट करना है आपको नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट सरफेस। और ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन ए से चल के जा रही है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। और मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, और सुनिएगा कि ये वर्टिकल वॉल है, नहीं ये लिफ्ट है, लिफ्ट है, वर्टिकल वॉल नहीं, हमें लिफ्ट बनानी है, तो लिफ्ट ड्रॉ करते हैं। ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये एक रोप है और ये ब्लॉक है और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चल के जा रही है और ये मेरा आइडियल रोप है। मेरा क्वेश्चन वही है कि फाइंड आउट द टेंशन फोर्स इन द रोप। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड टेंशन फोर्स इन रोप। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। डाउनवर्ड कौन लगेगा बच्चों, mg, और अपवर्ड कौन लगेगा बच्चों, t। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। अच्छा मुझे बताइए t का वैल्यू mg से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, तो ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि t और mg का जब हम समेशन करेंगे, जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का समेशन नेट फोर्स कहलाएगा। उस नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है और नेट फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अलोंग होती है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो कितना आएगा, t माइनस स्मॉल mg। और न्यूटन ने ये बताया था कि इस नेट फोर्स की वैल्यू जो होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो t कितना आया बच्चों, mg प्लस ma। लिख लें इसको। तो देखो टेंशन का वैल्यू जो है वो mg से क्या है, ज़्यादा। और कितना ज़्यादा है, ma इतना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक रस्सी बनाता हूं जिसमें 2 ब्लॉक होंगे। ठीक,
एक रस्सी बनाते हैं जिसमें कितने ब्लॉक हैं बेटा? 2 ब्लॉक हैं। तो ये एक रस्सी है, ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक। और ये स्मॉल एम मास है और ये कैपिटल एम मास है, और इसको बोल देते हैं लेट्स से रोप 1 और इसको बोल देते हैं बच्चों रोप 2, ठीक। और दोनों देखो, कुछ नहीं बोला जाए तो आप रोप को हमेशा आइडियल ही माने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों रोप हैं, इन दोनों रोप में टेंशन का वैल्यू क्या होगा, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड है और कितना है बच्चों? स्मॉल ए। तो लिखें इसको और सॉल्व करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा इसको। ठीक है, अब चलिए, अब देखो, अब हम एक स्प्रिंग फोर्स के बारे में सीखते हैं। हमें एक फोर्स और सीखना बचा है और उससे भी हमारा काफ़ी काम पड़ेगा। तो एक फोर्स हम सीखने जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत ध्यान से सीखिएगा। स्प्रिंग फोर्स, ठीक। स्प्रिंग फोर्स के बारे में जब हम सीखते हैं तो स्प्रिंग जो हमने डेली लाइफ में स्प्रिंग देखी है, देखो आपने बहुत वैरायटी की स्प्रिंग देखी है। मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ आपको। जो हमारा पेन होता था, उस पेन में भी आगे स्प्रिंग होती थी। इसके बाद स्प्रिंग आपने जैसे बाइक वगैरह में भी स्प्रिंग देखी है। सॉकर जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग ट्रेन के नीचे भी लगी देखी, बहुत मोटी स्प्रिंग होती है। तो पहली बात, इन सभी स्प्रिंग में फ़र्क क्या है, उस फ़र्क को जानेंगे। जिस तरह से हम आइडियल रोप पढ़ते हैं, हम आइडियल पुली पढ़ते हैं, उसी तरह से हम आइडियल स्प्रिंग भी पढ़ेंगे। और जो आइडियल स्प्रिंग होंगी उनका मास बहुत बहुत कम होगा, और आइडियल केस में हम उस मास को 0 मान लेंगे। लेकिन आप जानते हैं 0 मास की कभी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। 0 मास की कभी भी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ये एक कैलकुलेशन के लिए एक अजम्पशन ले लिया जाता है कि अगर उसका मास बहुत कम है तो उसको लगभग 0 मान लें। तो एकदम आइडियल केस क्या हो गया? 0 मास। तो उनको बोलते हैं लाइट स्प्रिंग, लाइट रोप, लाइट पुली, जिनका मास क्या होता है? बहुत कम होता है। तो जो स्प्रिंग होती है, और जब हम उस स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, और जब हम उस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आता है। तो 2 टर्म यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। एक टर्म का नाम होता है कंप्रेशन और एक टर्म का नाम होता है एलोंगेशन। तो एलोंगेशन वाली सिचुएशन कब होती है? एलोंगेशन वाली सिचुएशन कब होती है, मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। तो पहले मैं आपको इन टर्म से फैमिलियर करा लेता हूँ, फिर मैं आपको इस स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताऊंगा। ये स्प्रिंग फोर्स में ये टर्म काम आएंगे, पहले टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए। एलोंगेशन की बात तब होती है जब लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज ग्रेटर देन नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग का लेंथ है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन ज़्यादा है? उसकी नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तब हम कहते हैं कि वो स्प्रिंग कैसी है? एलोंगेटेड है। और एलोंगेशन का वैल्यू हम लिखते हैं, एलोंगेशन का एक हम वैल्यू लिखते हैं बच्चों। और क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि वो फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, दिस इज कॉल्ड एलोंगेशन द स्प्रिंग। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा सकता हूँ, ये कैसे ये चीज़ आपको इमेजिन होगी। तो आप ये समझिए, मान लीजिए एक दीवार से स्प्रिंग लगी हुई है, लेकिन हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे। जब हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में रहती है। आप जो पेन वाली स्प्रिंग है उसको निकाल के धरती पे पटक दीजिए, उसका एक अपना लेंथ है। अगर आप उसको पकड़ के खींचेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, और पकड़ के दबाएंगे तो लेंथ कम हो जाएगा। लेकिन आप ना तो खींचिए और ना ही दबाइए, उसको ऐसे ही ग्राउंड पे पटक दीजिए, तो उसकी जो अपनी लेंथ होती है उसको कहते हैं नेचुरल लेंथ।
और जो स्प्रिंग फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वैसी ही सारी बातें हम लोग रबर बैंड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिठाई के डब्बे पे जो रबर लगी आती है, रबर बैंड, उस रबर बैंड को वैसे ऐसे पूरा सर्कल होता है, वो कैंची से काट दीजिए, वो ऐसे एक ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो उस रबर बैंड की भी एक अपनी नेचुरल लेंथ है। जब आप उसे खींचते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। हाँ, उस रबर बैंड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उसे खींच तो सकते हैं, उसकी लेंथ को हम ज़्यादा तो कर सकते हैं नेचुरल लेंथ से। तो उसमें क्या आता है रबर बैंड में? एलोंगेशन। लेकिन कंप्रेशन सॉरी लेकिन जो स्प्रिंग होती है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, कंप्रेशन और एलोंगेशन। तो ये मान लेते हैं इसका नेचुरल लेंथ है, और ये नेचुरल लेंथ तब है जब हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे इसका लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसका जो लेंथ आएगा नेचुरल लेंथ से ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा। ये एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एजेंट किसी आदमी ने फोर्स लगाया। तो बेटा इसका ये वाला जो लेंथ हो गया, ये हो गया फाइनल लेंथ। ये कौन हो गया बच्चों? ये हो गया आपका फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ नेचुरल लेंथ से जितना ज्यादा है उसको हम कहते हैं एलोंगेशन। तो दिस लेंथ, अगर इसको मैं x नाम दूं, दिस x इज कॉल्ड एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। दिस इज एलोंगेशन। मतलब नेचुरल लेंथ से कितना लेंथ हमारा ज़्यादा है उसको हम एलोंगेशन कहते हैं। जितना मैं इसको ज़्यादा खींचता जाऊंगा इसका एलोंगेशन बढ़ता जाएगा। तो होपफुली आप एलोंगेशन टर्म से फैमिलियर हो चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कंप्रेशन टर्म की तरफ। तो एलोंगेशन रबर बैंड में भी हो सकता है और एलोंगेशन स्प्रिंग में भी हो सकता है, लेकिन कंप्रेशन सिर्फ स्प्रिंग में होता है, रबर बैंड में कंप्रेशन नहीं होता है। ठीक, अब मैं आपको कंप्रेशन से पहले फैमिलियर कराता हूं, फिर मैं आपको इस फोर्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों किसकी तरफ? कंप्रेशन। कंप्रेशन। तो जो ये कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन के बारे में हम बात करें तो कंप्रेशन में जो नेचुरल जो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है वो नेचुरल लेंथ से कम होती है। तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज लेस देन नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ कौन सी लेंथ होती है? जब उस पर कोई फोर्स वगैरह हम नहीं लगाते, और उस समय इसकी जो लेंथ होती है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? नेचुरल लेंथ कहते हैं। क्या फॉर्मूला है कंप्रेशन का? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कंप्रेशन? तो मैं फॉर्मूला लिख के देता हूं। ये होगा नेचुरल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ। ये होगा आपका कंप्रेशन। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। अब जो एलोंगेशन होता है और जो कंप्रेशन होता है, दोनों के लिए हम सिंबल x इस्तेमाल करते हैं। दोनों के लिए हम क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं? x। कंप्रेशन के लिए भी सिंबल x इस्तेमाल करते हैं और एलोंगेशन के लिए भी सिंबल x इस्तेमाल करते हैं। जैसे मास के लिए स्मॉल m करते हैं, फोर्स के लिए कैपिटल F करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल e करते हैं, उसी तरह एलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों के लिए x इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल x। अब बात आती है कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा देखने की कोशिश करें कि डेली लाइफ में हमें ये चीज़ कैसे दिखेगी, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्प्रिंग पे, इसलिए इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, दिस इज द नेचुरल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है? नेचुरल लेंथ। अब आप क्या करिए, इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाइए इस डायरेक्शन में, तो ये स्प्रिंग क्या होगी? थोड़ी दब जाएगी। और जब ये स्प्रिंग थोड़ी दब जाएगी तो जो इसकी फाइनल लेंथ जो आएगी वो नेचुरल लेंथ से थोड़ी कम आएगी। तो आपने एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। किसने फोर्स लगाया बच्चों इस डायरेक्शन में? एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो यहां से यहां तक का जो ये वाला लेंथ है, दिस इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कौन है? ये है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो अब आप इन टर्म से फैमिलियर हो चुके हैं। अब मैं आपको स्प्रिंग फोर्स एक्सप्लेन करता हूं, देखना, ठीक है? तो इसको लिख लो बेटा। इसका मतलब जो वो पेन को जब हम ऐसे दबाते थे, जो चटकनी वाला हमारा पेन होता था, जब हम उसको दबाते थे तो स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी कम होती थी, तो स्प्रिंग में क्या आता था? कंप्रेशन आता था। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो देखिए क्या होता है। तो स्प्रिंग को जब हम या तो एलोंगेट करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग के पार्ट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। स्प्रिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं बच्चों? फोर्स लगाते हैं। जब हम रबर बैंड को एलोंगेट करते हैं, क्योंकि रबर बैंड में कंप्रेशन होता ही नहीं, तो रबर बैंड के लिए कंप्रेशन की बात नहीं करेंगे। तो जब हम रबर बैंड को एलोंगेट करते हैं तो रबर बैंड के पार्ट या रबर बैंड के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। या तो वो एक दूसरे को पुल करते हैं या फिर वो एक दूसरे को पुश करते हैं। कौन? पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग या पार्ट ऑफ द रबर बैंड। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं कि इफ final length is greater than natural length, अगर फाइनल लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा है तो पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग, पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग या फिर रबर बैंड, स्प्रिंग की जगह आप रबर बैंड शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रबर बैंड। तो पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग या फिर रबर बैंड पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींचते हैं, वो पुल ईच अदर बाय ए फोर्स। और जिस फोर्स से वो एक दूसरे को खींचते हैं उसी फोर्स का नाम है स्प्रिंग फोर्स। तो जिस फोर्स से वो एक दूसरे को खींचते हैं उसी फोर्स का नाम है, क्या नाम है बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। तो ये क्लियर होना आपको कि स्प्रिंग फोर्स नाम किसका है। जैसे घर में पता होता है ना, दादी कौन है, बाबा कौन है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, उसी तरह से मालूम होना कि स्प्रिंग फोर्स कौन सा है। ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग या रबर बैंड के पार्ट एक दूसरे को खींचते हैं। तो वो जिस फोर्स से खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स। ये कब की बात है? जब मेरा फाइनल लेंथ इससे ज्यादा है तो दे पुल ईच अदर। तो मेन इंपॉर्टेंट फोकस आपको इस पुल शब्द पे करना है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए डायग्राम में बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये मान लेते हैं इसका नेचुरल लेंथ था, लेकिन हमने इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाने के कारण इसका जो लेंथ है वो बढ़ गया। स्प्रिंग पर फोर्स लगाने के कारण जो इसका लेंथ है बच्चों वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये एलोंगेटेड है, फाइनल लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा है। तो जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को पुल करते हैं। जिस फोर्स से पुल करते हैं उस फोर्स का नाम है स्प्रिंग फोर्स। अब मान लीजिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। यहां पे किसने फोर्स लगा रखा है बेटा? एक्सटर्नल एजेंट ने। मान लीजिए हमने पकड़ के खींचा, तो हम कौन है? एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल पर्सन, मैंने पकड़ के खींचा। अब मान लो मैं इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं बच्चों? इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो इतने पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूंगा तो मैं बोल रहा हूं रस्सी, इस स्प्रिंग के इधर वाले पार्ट को इधर वाले पार्ट ने पुल किया, इधर वाले पार्ट ने, इधर वाले पार्ट ने उधर वाले पार्ट को क्या किया? पुल किया। तो इसने पुल किया, इसने पुल किया मतलब इसने फोर्स अपनी तरफ लगाया, क्योंकि पुल का मतलब होता है फोर्स अपनी तरफ लगाना। इसने पुल किया, इसने फोर्स अपनी तरफ लगाया। तो इसने फोर्स अपनी तरफ लगाया मतलब इधर लगाया। तो जो ये वाला पार्ट है स्प्रिंग का, अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो ये तो एक्सटर्नल एजेंट जो आदमी ने लगाया उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आदमी ने लगाया है। और ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स।
इसके लिए सिंबल ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे FSP। अब सवाल आता है इसकी सर वैल्यू क्या होगी, तो इसकी क्या वैल्यू होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आप डायग्राम पहले देख लीजिए किस तरह से डायग्राम बनेगा। कोई बोले सर इधर वाली रस्सी पे फोर्स, इधर वाली स्प्रिंग पे फोर्स नहीं लगेगा क्या? न्यूटन थर्ड लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल। एक दो दिक्कतें हैं जहां वो नहीं फॉलो होता, उनको अगर हम इग्नोर कर दें तो न्यूटन, आपको तो यही मानना है कि ऑलवेज एप्लीकेबल। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि जब इस पर फोर्स लगाया इधर वाले पार्ट ने, तो इस पर भी फोर्स लगाएगा ये वाला पार्ट। न्यूटन थर्ड लॉ, तूने हम पे लगाया तो हम तेरे पे लगाएंगे, तो इसने इस पे लगाया तो ये भी इस पे लगाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इधर वाली स्प्रिंग पे फोर्स नहीं है। इधर वाले स्प्रिंग के पार्ट का अगर आप FD बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। दैट F स्प्रिंग, देख लीजिए ये किसने लगाया, ये इधर वाले पार्ट ने लगाया, और ये किसने लगाया, ये इधर वाले पार्ट ने लगाया। तो कौन लगाया ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये इस तरह का हम डायग्राम बनेंगे। कोई बोले सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी सेम कहानी जैसी कहानी आती, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पुल कर रहे थे। कोई बोले सर हम यहाँ पे बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को पुल करेंगे, ठीक है, ओके। अब आपको हमेशा ये मानना है कि जो स्प्रिंग है हमारी वो आइडियल होगी, लाइट स्प्रिंग होगी, उसका मास लगभग 0 होगा। तो आपको ये मानना है कि पूरी रस्सी के अंदर सभी जगह पर जो पार्ट एक दूसरे को पुल करेंगे उस फोर्स की वैल्यू हर जगह बराबर होगी। मतलब यहाँ पे पार्ट एक दूसरे को पुल करेंगे, यहाँ एक दूसरे को पुल करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को पुल करेंगे। तो ये पार्ट जो एक दूसरे को पुल करेंगे, इस फोर्स का जो वैल्यू है वो इस पूरी लेंथ में हर जगह बराबर होगा। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ वाले लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से पुल कर रहे हैं और यहाँ वाले लोग एक दूसरे को बहुत कम फोर्स से पुल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ वाले लोग चाहे यहाँ वाले लोग, ये हमेशा एक दूसरे को पुल करेंगे सेम फोर्स से, इक्वल फोर्स से, क्योंकि जो हमारी आइडियल स्प्रिंग होती हैं उनमें फोर्स का वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हर जगह पर बराबर होता है। तो इसको याद रखना है, इसको लिख लो भले। इन आइडियल स्प्रिंग्स स्प्रिंग फोर्स इज सेम at all the points of spring, ठीक। अब सुनना, तो ये तो बात था एलोंगेशन वाला। जब आपका फाइनल लेंथ ज्यादा था नेचुरल लेंथ से, तो ये हमने एलोंगेशन वाली बात की। अब मैं आपको कंप्रेशन वाली बात और करता हूं, फिर मैं आपको इस फोर्स की वैल्यू बताऊंगा और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको उस कंप्रेशन वाली सिचुएशन में भी आंसर दे देता हूं। तो इफ फाइनल लेंथ इज लेस देन नेचुरल लेंथ, अगर आपका फाइनल लेंथ नेचुरल लेंथ से क्या है, छोटा है, मतलब स्प्रिंग कैसी है बेटा, कंप्रेस्ड है। और अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल नहीं करेंगे, मतलब रस्सी के पार्ट्स, स्प्रिंग के पार्ट एक दूसरे को पुल नहीं करेंगे। पार्ट ऑफ द स्प्रिंग विल पुश ईच अदर। तो मैं यहां लिख देता हूं, पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग विल पुश ईच अदर। पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग विल पुश ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को इस बार पुल नहीं करेंगे, इस बार वो एक दूसरे को पुश करेंगे। अब मैंने किसी को पुश किया, मतलब फोर्स मैंने जो लगाया वो मेरे से दूर की तरफ लगाया, कि पुल नहीं किया मैंने, पुश किया। मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां से यहां तक का जो लेंथ है, दिस इज द नेचुरल लेंथ। यहां से यहां तक का जो स्प्रिंग का लेंथ है, ये कौन है, ये है नेचुरल लेंथ। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया होगा बच्चों, तब जाकर ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। तो मान लेते हैं एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, दिस इज योर एफ एक्सटर्नल, जिसके कारण इसकी जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ से कम हो गई, मतलब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है।
और अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो मुझे ये जानना है कि जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं कि इसके ये राइट वाले पार्ट ने इस लेफ्ट वाले पार्ट पे फोर्स किधर लगाया, उसका जरा मैं ड्राइंग देखना चाहता हूं। तो ऐसा करते हैं, मैं राइट और लेफ्ट दोनों वाले पार्ट का एफईडी आपको बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले इस राइट वाले पार्ट का मैं दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन लगाया, दिस इज योर एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। अब मुझे बताइए, इस वाले पार्ट को इधर वाले पार्ट ने फोर्स लगाया लेकिन पुल नहीं किया, पुश किया मतलब अपने से दूर की तरफ लगाएगा। तो ये वाला पार्ट अपने से दूर की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन लगेगा, ये होगा आपका एफ स्प्रिंग। तो इधर वाले पार्ट ने अपने से दूर की तरफ फोर्स लगाया, मतलब इधर वाले पार्ट ने पुश किया, किसको? दूसरे वाले पार्ट को। सिमिलरली ये वाला पार्ट अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो ये वाला पार्ट भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा उसकी मैं वैल्यू लिख देता हूं यहां पे, मतलब वैल्यू नहीं सॉरी, डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। एफ स्प्रिंग, ठीक। तो ये कितना फोर्स लगाया? एफ स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग वाला फोर्स है, इस वाले पार्ट ने उस पे लगाया और उस वाले पार्ट ने इस पे लगाया। अब देखो ये फोर्स किसने लगाया? ये इसने लगाया। अब इस फोर्स का डायरेक्शन देखो, इससे दूर की तरफ है, मतलब इसने क्या किया? उसको पुश किया, अपने से दूर की तरफ फोर्स लगाना पुश कहलाता है। तो इसने लगाया, ये लगाया, इसका डायरेक्शन इससे दूर की तरफ है, मतलब इसने इसको क्या किया बच्चों? पुश किया। तो कब पुश करता है, कब पुल करता है, ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई। मैंने ड्राइंग दिखाने की कोशिश की। एंड सेम स्टोरी इन द आइडियल स्प्रिंग दैट पुशिंग फोर्स इज द सेम एट ईच पॉइंट ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, जिस तरह से पुल वाला फोर्स हर जगह बराबर होता था, उसी तरह से पुश वाला फोर्स भी हर जगह बराबर होता है इन द स्प्रिंग। चाहे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जहाँ मन करे वहां देखो। ठीक, अब आगे चलते हैं कि चलो इतनी बातें हो गई, अब मुद्दा यह है कि इस फोर्स का वैल्यू क्या है। तो इस फोर्स का वैल्यू सुन लीजिए। इस फोर्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। इस फोर्स की जो वैल्यू होती है एफ, इस फोर्स का जो वैल्यू होता है ये एफ स्प्रिंग, ये प्रोपोर्शनल होता है, चाहे आप एलोंगेशन की बात करिए या कंप्रेशन की बात करिए। अगर एलोंगेशन वाली सिचुएशन है तो ये एलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर ये कंप्रेशन वाली सिचुएशन है तो ये कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द आइदर एलोंगेशन इफ एलोंगेशन वाला सिचुएशन है, और कंप्रेशन इफ कंप्रेशन वाला सिचुएशन है। तो लेट्स से मैं एलोंगेशन ही लिख देता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एलोंगेशन ही लिखा जाए, लेकिन मान लेते मैं एलोंगेशन ही लिख देता हूं। और एलोंगेशन को मैंने बोला था कि हम x से डिनोट करते हैं, तो एफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू x। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है k, और इस k का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इस k का नाम क्या होता है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और ये उसकी नेचुरल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। एंड डिपेंड ऑन नेचुरल लेंथ, मतलब दो स्प्रिंग है और दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों सब कुछ सेम है, लेकिन एक की नेचुरल लेंथ ज्यादा है और एक की नेचुरल लेंथ कम है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है उन दोनों स्प्रिंग का क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा। हाँ तो बच्चों ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि जो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करता है। अब और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है k इंटू एक्स। अब आपको इस k का थोड़ा मैं मतलब समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ देखना। आप एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, ये एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, और ये स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, और मैंने इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाया जिसके कारण इस स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ। और मैंने माना कि इसमें जो एलोंगेशन हुआ वो एलोंगेशन हो गया लेट्स से इतना, और ये मेरा फोर्स है एफ एक्सटर्नल।
और इसमें जो एलोंगेशन हो गया वो इतना हो गया यहां से यहां तक, एंड दिस इज स्मॉल एक्स, दिस इज द एलोंगेशन एंड दिस इज स्मॉल एक्स। अब मुझे बताओ बच्चों, स्प्रिंग फोर्स मतलब जो इस स्प्रिंग के जो पार्ट्स हैं, जो एक दूसरे पे वो पार्ट्स फोर्स लगा रहे होंगे, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो इस स्प्रिंग के पार्ट जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे उसका जो वैल्यू होगा वो होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू एलोंगेशन। और ये क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो इसके पार्ट एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे, पुश नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि पुश तो तब करते हैं जब कंप्रेशन होता है। अभी कौन है बच्चों? एलोंगेशन। तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? पुल करेंगे। अब सुनना, अगर वो एक दूसरे को पुल करेंगे तो ऐसा करते हैं, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मेरी मर्जी है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ, क्यों? मेरी मर्जी। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों तो देखो कैसे आएगा। ये तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है और यहां से स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन, ये लग रहा होगा k इंटू एक्स। ये स्प्रिंग फोर्स इस पार्ट पर किसने लगाया? इसने लगाया। कभी कभी मैं ऐसे भी बोला करूंगा कि इन वाले मॉलिक्यूल्स पर ये फोर्स किसने लगाया? इन वाले मॉलिक्यूल्स ने लगाया। कितना? दैट kx। क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग का मास 0 होता है, इसलिए इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसलिए इस F एक्सटर्नल का वैल्यू मजबूरी है इसको बराबर होना पड़ेगा kx के। तो हम ये ऐसा कहते हैं, ऐसा टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट ने स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया, एक्सटर्नल एजेंट ने स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ा दिया, और उस एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स था वो था F एक्सटर्नल अपॉन K, जिसके कारण कितना एलोंगेशन आया? x। तो x is the elongation due to the external force, elongation the spring where k is the spring constant and the value of elongation is x। अब मैं आपको इस k से थोड़ा फेमिलियर कराता हूं, देखना। अब आप सोचो आपके पास 3 स्प्रिंग है और 3 स्प्रिंग पे आपने इक्वल फोर्स लगाया। तो इन स्प्रिंग पे कितना लगाया आपने? इक्वल फोर्स लगाया। तो अगर तीनों स्प्रिंग पे आपने फोर्स इक्वल लगाया तो किसमें एलोंगेशन सबसे ज्यादा आएगा? जिसका k सबसे कम होगा। किसका एलोंगेशन सबसे ज्यादा आएगा? जिसका k सबसे कम होगा। एक बेटा पेन वाली स्प्रिंग है और एक बेटा ट्रेन वाली स्प्रिंग है। आपने पेन वाली स्प्रिंग को यहां चिपका दिया और ट्रेन वाली स्प्रिंग को भी यहां चिपका दिया, दोनों को इस दीवार में चिपका दिया। अब पेन वाली को पकड़ के खींचा 5 न्यूटन से और स्प्रिंग ट्रेन वाले को भी पकड़ के खींचा 5 न्यूटन से। आप खुद बताइए किसमें एलोंगेशन सबसे ज्यादा आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर जो पेन वाली स्प्रिंग है ना उसमें एलोंगेशन ज्यादा आएगा, और जो हमारी ये दूसरे वाली स्प्रिंग है ट्रेन वाली, इसमें एलोंगेशन कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ट्रेन वाली स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है और जो हमारी पेन वाली स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा कम होता है। ठीक, अब यहां से हम एक लाइन याद रखते हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो उसको एलोंगेट करना उतना ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर उसमें मैं बहुत ज़्यादा एलोंगेशन करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये याद रहे, जिन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है उनको एलोंगेट करना बहुत इजी टास्क नहीं होता, काफ़ी टफ टास्क होता है उनको एलोंगेट करना। ठीक है, ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ तक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा। देखो बच्चों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कि, देखो अभी वाली जो बात थी मैं उसको इस एग्जांपल से भी आपको कोशिश करता हूं समझाने की। और एक दूसरी स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 की, और दोनों में आइडेंटिकल मास मैंने लटकाए। मास आइडेंटिकल मैंने इसलिए कंसीडर किए हैं क्योंकि धरती जो फोर्स लगाएगी वो इक्वल हो जाएगा mg।
तो जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है। आप मुझे बताओ किस में एलोंगेशन कम आएगा? तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें एलोंगेशन कम आएगा, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है उसमें एलोंगेशन ज्यादा आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं ये दोनों स्प्रिंग जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। मतलब दोनों स्प्रिंग जो हैं वो कौन सी सिचुएशन में? दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन है कि दे आर इन इक्विलिब्रियम they are in equilibrium, find elongation in each spring. इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट फोर्स जीरो, ईच ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट फोर्स जीरो। तो मुझे एक बात तो पहले आप ये बताइए, दोनों एलोंगेटेड होंगी या कंप्रेस्ड होंगी? तो एलोंगेटेड होंगी, ये तो कोई पता है। बोला इसको भी नीचे खींचे, उसको भी नीचे खींचे, हम नहीं खींचे, धरती खींची यार। तो इसकी लेंथ ही बढ़ी, उसकी लेंथ भी बढ़ी, तो इनकी लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा है, तो दे आर एलोंगेटेड। अभी दोनों स्प्रिंग एलोंगेटेड है और इनका मुझे एलोंगेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। मैं मान लेता हूं इस स्प्रिंग का एलोंगेशन आया x1 और इस स्प्रिंग का एलोंगेशन आया x2। फाइनल लेंथ x1 नहीं है, ये लेंथ x1 नहीं है, नहीं, एलोंगेशन x1 है। और एलोंगेशन क्या था बच्चों? फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। वेरी गुड। तो मैं अगर इस m लेफ्ट वाले m मास की बात करूं, फॉर द लेफ्ट वन यहाँ पे नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा k इंटू x1। दिस इज फॉर द लेफ्ट वन एंड दिस m इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इज जीरो। तो k x1 का जो वैल्यू आएगा वो mg के बराबर आएगा। तो x1 कितना आ जाएगा? mg बाई k। अगर मैं इस राइट वाले m मास की बात करूं तो राइट वाले m मास पे नीचे कौन लगेगा? mg लगेगा और ऊपर लगेगा बच्चों कौन? 2kx2। तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो 2kx2, यहाँ से x2 का जो वैल्यू आया वो है mg/2k। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा x ज़्यादा है? x1 ज़्यादा है, और x1 ज़्यादा होना भी चाहिए था क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था बेटा? थोड़ा कम था। ठीक, और एक सवाल लेते हैं, आप इनको लिख लीजिए। एक सवाल और लेते हैं। दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये है, ये मोशन नहीं कर रहे ब्लॉक, ब्लॉक आर इन परमानेंट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग, दे आर इन इक्विलिब्रियम। और आपका क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग। फाइंड आउट elongation in each spring। ईच स्प्रिंग में हमको एलोंगेशन बताना है, तो देखो कैसे करेंगे। इस स्प्रिंग में एलोंगेशन आप x1 मान लीजिए, इस स्प्रिंग में एलोंगेशन आप x2 मान लीजिए। पहले स्मॉल m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। स्मॉल m मास का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे लगेगा mg। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये सवाल बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जो थोड़ी सी स्प्रिंग है ना, जो इस ब्लॉक से अटैच्ड है, जैसे हमने रस्सी में माना था ना, ये थोड़ी सी रस्सी जो इस ब्लॉक से अटैच्ड है, उस रस्सी को ब्लॉक का हिस्सा मान लो। उसी तरह से ये थोड़ी सी स्प्रिंग जो इस ब्लॉक से अटैच्ड है, उसे इस ब्लॉक का हिस्सा मान लीजिए। तो ये बताइए, इस स्प्रिंग के इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर वाला पोर्शन पुल करेगा, बिकॉज स्प्रिंग एलोंगेटेड है, और वो पुल करेगा तो वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा? k इंटू x1। अगर मैं इस वाले m की बात करूं, तो इस वाले m पे ये वाला जो स्प्रिंग का पार्ट है, जो इस ब्लॉक से अटैच्ड है, उसे इस ब्लॉक का ही हिस्सा मान लीजिए। अब मुझे बताइए, नीचे वाला पार्ट उस पर फोर्स करेगा और वो पुल करेगा, और पुलिंग फोर्स की वैल्यू इस पूरे रस्सी में हर जगह, पूरे स्प्रिंग में हर जगह बराबर आएगी।
तो यहाँ पर कितनी है k इंटू x1, तो यहाँ पर भी क्या होगी बच्चों k इंटू x1। तो नीचे वाला पुल करेगा, नीचे वाला अपनी तरफ लगाएगा, तो ये फोर्स नीचे लगेगा, नीचे इस पे एक mg भी लगेगा। ऊपर वाले की बात करें तो इस थोड़े से रस्सी के पास, इस थोड़े से स्प्रिंग के पार्ट को इस ब्लॉक का हिस्सा मान लीजिए। अगर ये इस ब्लॉक का हिस्सा है तो ये ऊपर वाला पोर्शन उसको पुल करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, वो ऊपर है तो इस पर फोर्स वो ऊपर लगाएगा, और कितना बच्चा k इंटू x2। हम जानते हैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यहाँ से k x1 किसके बराबर आया बच्चों mg के, और यहाँ से देखेंगे तो k x2 किसके बराबर बच्चों mg प्लस k x1। व्हाट इज k x1 इक्वल टू mg, यहाँ पे पुट कर दो तो x2 का जो वैल्यू आया बच्चों वो कितना आया 2mg बाई k, और यहाँ से x1 का जो वैल्यू आया बच्चों वो कितना आया mg बाई k। ठीक, लिख लो इसको। इसी तरह से आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसमें 3 स्प्रिंग ब्लॉक, अब एक स्प्रिंग बनाना और एक ब्लॉक और बनाना, ठीक है, और उसको कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।